हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग जो 11th क्लास की एनसीईआरटी का सीरीज़ हमने शुरू किया, उसमें सबसे पहले हमने विधायिका का चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं। उसके लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उसको, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। इससे पीछे हमने पिछले वीडियो में कवर किया। क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों का संरक्षण करना है, इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय किसी विषय जिस पर केवल राज्य विधानसभा कानून बना सकती है और राष्ट्र हित में संघीय सूची और समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे, तो उस पर राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है, और इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ईंधन विधेयकों को प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वहीं से संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केवल लोकसभा के प्रति प्रश्न में लोकसभा, राज्यसभा, संसद ऐसे करके दे दिया जाता है, तो राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ नहीं दी है। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण करने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान है। किन किन मामलों पर समान है? तो संवैधानिक जो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, जिसको CAB बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61, और उपराष्ट्रपति को हटाने के आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान है। हालांकि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है उसका जो इंट्रोडक्शन है ना, ठीक है, वो केवल और केवल राज्यसभा में हो सकता है, लोकसभा में नहीं हो सकता। संसद का कानून कैसे बनाती है? संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाई गई है। कानून बनाने के लिए विधि में कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर लिए गए हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें, आपको साफ साफ पता चलेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं, और विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। आइए थोड़ा सा इस फ्लो चार्ट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जनता की इच्छा। विधेयक, अभी सबसे पहले कोई विधेयक है, ठीक है, विधेयक यानी कि एक ड्राफ्ट समझ लीजिए, ठीक है, एक बिल का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कई पेज का, ठीक है। अब ये एक विधेयक है। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि अगर वो सामान्य विधेयक है या ऑर्डिनरी बिल है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इन दोनों बिल को हम लोग किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। केवल मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब पेश होने के बाद विधेयक समिति के पास भेजा जाता है, उस पर सदन में चर्चा होती है, फिर सदन समिति जो है वो रिपोर्ट देती है, और इस रिपोर्ट का सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करता है।
सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है और फिर उसके बाद विधेयक या तो पारित होता है या रद्द हो जाता है दूसरे सदन में, और उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देगा या पर इस पर सुझाव पेश करेगा। जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। केवल ऑर्डिनरी बिल के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 108 में किया गया है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। ठीक है, अब अगर एक बार राष्ट्रपति ने अपना मंजूरी दे दिया तो जो विधेयक है वो कानून बन जाता है, यानी जो बिल है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये तो हमारा प्रोसेस था। तो सिंपल इससे जो हम समझ पा रहे हैं वो बस इतना है कि प्रोसेस क्या होता है। एक बिल है, ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस हुआ किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, और इसके पास क्या हुआ, इसके बाद इस पर डिस्कशन एंड वोटिंग हुआ पहले सदन में। ठीक है, फिर सेकेंड हाउस में जाएगा, सेकेंड हाउस में भी क्या होगा, डिस्कशन एंड वोटिंग होगा, और उसके बाद जो है ये कहाँ भेज दिया जाएगा। अगर पारित हो गया तो कहाँ चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। प्रेसिडेंट का एसेंट अगर मिल जाता है तो ये बिल जो है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक, तो कानून बनाने का ये एक प्रक्रिया है। चलिए, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक या निजी सदस्यों का विधेयक कहा जाता है। मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक जिन चरणों से होकर गुजरता है, आइए उन्हें देखते हैं। विधेयक के कितने प्रकार हैं। मूलतः विधेयक को दो प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है, एक सरकारी विधेयक और एक निजी विधेयक। वित्त विधेयक, गैर वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो एक तो हो गया ऑर्डिनरी बिल, दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। एक हो गया फाइनेंशियल बिल, ठीक है, और उसके बाद एक हो गया नॉन फाइनेंशियल बिल। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल बिल, सरकारी बिल और निजी यानी कि प्राइवेट बिल। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या ज़रूरत है। क्या राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए आगामी चुनाव को जीतने के इरादे से इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया या नागरिक संगठन किसी भी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः कानून बनाने के लिए केवल विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। कानून बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और कितना विरोध होगा, प्रस्तावित कानून को सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। खासतौर पर आज के गठबंधन सरकार के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयकों को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करती है। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए, लड़कियों के विवाह के लिए उम्र 18 वर्ष बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है, तो उस हिसाब से किसी भी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। धन विधेयक को, यहाँ इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में। ठीक है, विधेयक पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय
समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे चरण में और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वह इस प्रक्रिया से गुजरता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद की संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाया गया और निर्णय हमेशा लोकसभा के पक्ष में लिया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि लोकसभा में संख्या बल जो है वो ज़्यादा रहता है। तो 3 विधेयक ऐसे थे जिस पर कि 3 बार संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई गई है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा या तो उसे स्वीकार कर सकती है या संशोधन या प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय ना ले तो उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। क्लियर? अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, कहाँ पहुँचे, क्या समझे? कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बाद क्या आपको लगता है कि संसद की विस्तृत प्रक्रिया में समय दी जा सकती है? यदि नहीं तो समय दिस इज नथिंग। चलिए, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? तो एक तो कानून बनाने का काम था, उसमें हमने देखा, और दूसरा जो है हम लोग इस कानून बनाने की प्रक्रिया का डिटेल वीडियो जो है वो हम लोग एक अलग से उस पर बात करनी होगी। तो किसी एक वीडियो में मैं उस पर बात करूँगा। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। ठीक है, संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा वही सदन को मानना पड़ेगा। जब संसद प्रक्रिया और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधि के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए विधायिका कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, ये टर्म आता है आर्टिकल 105, संविधान के आर्टिकल 105 में। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि संसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। संसद यह नियंत्रण कैसे रखती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है और कार्यपालिका की जातियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है। नियंत्रण के साधन। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने, कानून या नीति को लागू होने के बाद वाली अवस्थिति यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका का यह काम कई तरीकों से करती है।
नियंत्रण का काम कई तरीकों से करती है। बहस एवं चर्चा के माध्यम से करती है, कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति के माध्यम से करती है, वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से करती है और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से करती है। ये एक एक करके इन सभी चारों टूल्स को देखते हैं कि किस प्रकार जो है वो कार्यपालिका पर विधायिका नियंत्रण करती है। बहस और वाद विवाद। कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं, जैसे कि प्रश्नकाल हो गए, शून्यकाल हो गए, आधे घंटे की चर्चा या स्थगन प्रस्ताव। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल, इसमें किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा या स्थगन प्रस्ताव आदि। ठीक है। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसी पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है। इस समय संसद में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। ज़्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे कि मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज में कमजोर वर्गों के अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने, अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्य अपनी द्वारा बात रखने के लिए प्रायः ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन में बहिर्गमन जैसी घटनाएं, बहिर्गमन यानी कि बॉयकॉट घटनाएं देखी जा सकती है। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानून को मंजूरी या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इस अधिकार द्वारा संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका के मन माफिक बहुमत होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन यह मानकर चला जा सकता है कि स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार विपक्ष के बीच गंभीर मोलतोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो और राज्यसभा में ना हो, जैसा कि 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ, न सिर्फ इसमें हमें ये 2019 में भी देखने को मिला, जब राज्यसभा में बीजेपी का जो है सीट कम था और लोकसभा में पूर्ण बहुमत था, तो वहाँ भी हमें ये देखने को मिलता है। अनेक विधेयक, मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोध विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। ठीक है। वित्तीय नियंत्रण पहले कहा जा चुका है। सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधन और बजट व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और पेश करना संवैधानिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृति कराने के लिए पहले लोकसभा द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG आर्टिकल 148 to 152 और संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमिटी PAC, ठीक है, ये संविधान में नहीं है, की रिपोर्ट के आधार पर
धन के दुरुपयोग के मामले में जांच कर सकती है, लेकिन संसदीय नियंत्रण एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना होता है। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायित्व बनाने के सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कल्पना हो जाती है। हमने देखा कि 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, पास नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है, अभी बीजेपी के पास जो है वो बहुमत है, लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इसमें प्रत्येक सरकार ने लोकसभा के विश्वास को खोया, लेकिन वह गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए ना रह सकी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल 1999 में जो 13 महीने की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी थी, उसमें 1 वोट से जो है वो बीजेपी हार गई थी। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हो और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें, और सरकार के तथा विपक्ष आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशन तथा इसमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति यानी कि कोरम का अभाव देखा। कितना होता है? 110 यानी कि अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो कोरम हो जाएगा 55 और अगर राज्यसभा की बात करें तो कोरम हो जाएगा 25। ठीक है, तो का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशन के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी हो रही है। ये जो है आर्टिकल 100 में इसकी चर्चा है, जिससे वाद विवाद द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने तथा सदन की शक्ति को की जो शक्ति है वो प्रभावित हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसदीय समिति क्या करती है। ये देखिए, इसको अगर हम लोग शॉर्ट में एक थोड़ा सा इसी पेज पर समझना चाहें तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई बिल पास होता है ना संसद में, बिल जब आता है तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रो किया जाता है। इंट्रो जो होता है वो एक्चुअली 3 स्टेजेस में बिल जो है वो पास होता है। 3 स्टेज में, एक है फर्स्ट रीडिंग, फिर आता है सेकेंड रीडिंग और फिर थर्ड होता है, तीसरा होता है थर्ड रीडिंग। जो फर्स्ट रीडिंग है, इसके अंदर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और बिल को इंट्रोड्यूस करके, इंट्रोड्यूस मतलब कि सिर्फ उसका टाइटल जो है वो बोला जाता है। जो संबंधित मंत्री होते हैं वो उसका टाइटल बोलते हैं, उसका उद्देश्य बोलते हैं। इतना बोल करके जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर जो है बिल वो जो गैजेट ऑफ इंडिया है, ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया है, उसमें छाप दिया जाता है। उसके बाद ये गैजेट में छप जाता है। फिर सेकेंड रीडिंग में हम लोग इसमें देखते हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस होते हैं। एक पहला इसमें हो जाता है डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन, और दूसरा हो जाता है कमिटी यानी कि डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो बिल को जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा क्या होता है कि उसे एक कमेटी बना दिया जाता है और उस कमेटी के पास बिल को पूरा डिटेल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। फिर कमेटी रिपोर्ट देती है और उसको कंसीडर किया जाता है उसको कंसीडर किया जाता है लोकसभा द्वारा। ठीक है, और फिर कंसीडरेशन के बाद जो उस बिल पर तीसरा रीडिंग यानी कि तीसरे रीडिंग में क्या होता है, वोटिंग होता है। तो इसमें आइज और नोज करके वोटिंग किया जाता है, या फिर जो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, रेड, येलो एंड ग्रीन वाला, उससे जो है वोटिंग किया जाता है। तो वोटिंग होने के बाद एक सदन से लोकसभा से पास हो गया और फिर अब इसके बाद पास होने के बाद ये चला जाता है राज्यसभा। ठीक है, और राज्यसभा में भी ये तीनों रीडिंग होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और फिर लोकसभा से भी पास होने के बाद ये चला जाएगा कहाँ पर,
हमारे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस पे अपना जो उनका अधिकार है वो दे सकते हैं, से वापस जो है भेज सकते हैं लोकसभा में फर्दर कंसिडरेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। और उसके बाद जो है ये अगर इस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं बिल पर, तो ये बिल जो है वो बन जाता है कानून। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो जो सेकेंड स्टेज था हमारा, सेकेंड स्टेज, उसमें जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, उसी कमेटी को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज। और क्या करती है संसदीय समितियाँ? तो विभिन्न विधायी कार्यों के लिए संसदीय समितियों का गठन संसदीय कामकाज के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही वरुण सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत भूमिका निभाती है, क्योंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान बैठती है, इसलिए उसके पास सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है और इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि विभिन्न मंत्रालय द्वारा अनुदान की मांग का अध्ययन, विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल, संसदीय समिति यह सब कार्य करती है। 1983 में भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई 1983 में। ठीक है, 1983 में भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। विभिन्न विभागों में संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्य, उनके बजट, खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है। स्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद के कार्यभार को हल्का कर दिया है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों के पास भेजा जाता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो है BNS भारतीय न्याय संहिता, उसके बाद BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक जो है एविडेंस एक्ट के बदले में क्या आया था, भारतीय साक्ष्य संहिता BSS। ये तीन जो है जब जो हमारा मानसून सेशन चल रहा था जुलाई अगस्त में, तो उसमें लाया गया था, परंतु उसके सेकेंड रीडिंग में क्या किया गया, कमेटी के पास भेज दिया गया। अब कमेटी के पास भेजने के बाद कमेटी उस पर जांच की और उस पर कुछ बदलाव किए। तो बदलाव करने के बाद जो क्या हुआ कि जो सरकार जो है ना, वो जो पुराना वाला जो अगस्त में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको रिपील कर लिया और वापस से चेंजेस करके अकॉर्डिंग एज पर द कमेटी रिव्यू चेंजेस करके जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस वापस से विंटर सेशन में, यानी कि नवंबर दिसंबर के सेशन में किया। और उसके बाद ये जो बिल है फिर लोकसभा से पारित करके, राज्यसभा से पारित करके प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज दिया गया। यानी कि अब तो ये सभी एक्ट बन गए हैं, ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सभी एक्ट बन गए हैं। तो ये जो कमेटी का जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, यही कमेटी है, इसी कमेटी के पास जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं इनके पास भेजा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह के कमेटी अभी तक देख चुके हैं, एक परमानेंट कमेटी और दूसरा ज्वाइंट कमेटी। परमानेंट कमेटी और एक नॉन परमानेंट कमेटी होता है। ज्वाइंट कमेटी में भी परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों हो सकते हैं। तो संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम की छिटपुट बदलाव करके उसकी मंजूरी दे दी है। कानूनी नज़रिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना बजट पास हो सकता है और ना ही संसद की मंजूरी के बिना ना तो बजट पास हो सकता है और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। किंतु यह भी बात सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझाव संसद शायद ही नामंजूर करती है। ठीक है, NV गॉडगिल, इनका कहना है जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है तो उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं बाधाएं देखें तो विधायिका पर कोई बाध्यता नहीं है। संसद अथवा विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं है। संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। संसद बहस मुबाहिसे का मंच है। बहस मुबाहिसे के जरिए संसद अपने सभी जरूरी काम को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले, उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की
कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकार होता है। एक और तरीके से भी सदन के अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, शायद दल बदल निरोध कानून। कहाँ है ये? शेड्यूल 10 के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बन गई कि दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, क्या याद रखना है, 52 CAA 1985, इसके माध्यम से दल बदल निरोध कानून कहते हैं। इसे बाद में 91वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर निर्णय ले सकता है। यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा यानी कि व्हिप के अगेंस्ट जाए, थ्री लाइन व्हिप के अगेंस्ट अगर कोई जाता है तो उसको उस पर दल बदल विरोध अधिनियम जो है वो लग सकता है, निरोध अधिनियम लग सकता है। अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे और उसे दल बदल कहते हैं, ठीक है। यह विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोध कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन इसने दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर दी है। ये था हमारा पूरा का पूरा 11th क्लास का विधायिका। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि प्रश्न क्या कहते हैं और उसको लिखने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा ये वीडियो समाप्त। आप इसी तरह पूरी NCERT सुनने के लिए, पूरी NCERT को अच्छे से समझने के लिए, NCERT के जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ दिए गए हैं, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।